सबको। और स्पेशल सलाम नासिर साहब को। और हम आपको बहुत वेलकम कहते हैं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी इस दरख्वास्त को कबूल किया और आप इतने दूर बैठ के भी हमारे ग्रुप में शामिल हैं, हमारे साथ शामिल हैं। और आप जानते हैं कि आप हमारे दिलों में भी हैं, दिमागों में भी हैं। हम आपकी बातों को बहुत सीरियसली सुनते भी हैं, गौर भी करते हैं, अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि उसको बार बार करने की जरूरत होती है ताकि वो हमारी आदत बन जाए, हमारी हॉबी बन जाए। तो इसलिए हम बार बार आपको इनवाइट करते हैं। और अभी आपसे जो शेयर कर रही थी, बाकी फ्रेंड से भी शेयर करती हूँ कि मैं ये सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम जब नाजिर साहब को से हम दरखास्त करेंगे तो उनको फिजिकली बुलाएंगे कि आप आके यहाँ फिजिकली हमारे साथ हमें अपनी एनर्जी और अपने इल्म से नवाजें। तो मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह। नाजिर साहब। और हम सब बिल्कुल व्यवस्था गुज़श्ता से व्यवस्था के लिए तैयार हैं। और आप बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे सच्ची बात है, एक तरह से रिफ्रेश भी होता हूँ, एनर्जी भी मिलती है और आप लोगों से मुलाकात करके खुशी भी होती है। पुरानी यादें सारी ताज़ा हो जाती हैं तो लगता हूँ कि अच्छा। नहीं, अभी अभी वक्त है जिंदा रहने का, चलना चाहिए आगे, अलाइव भी रहना चाहिए, होना ही चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। तो सॉरी कि लास्ट टाइम जो था प्रोग्राम हम कंडक्ट करना चाह रहे थे, तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया इसमें हमारे लैपटॉप में। मैं तो पूरा कंडक्ट कर दिया, मैं समझ के कि ये सब बैठे हुए हैं, लेकिन बाद में पता चला शुजा भाई के आते रहे मैसेज, आते रहे पैगाम, आते रहे फोन, आते रहे, मैंने म्यूट किया हुआ था तो वो मुझे पता भी नहीं चला। बाद में मुझे बताइए। दुख हुआ, अफसोस हुआ कि मैंने बड़े हाँ। पुरजोश होकर सारा कुछ दिया था, तो जी। लेकिन अफसोस के साथ टाइम कर नहीं सके। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। So to begin with prayer, God give me strength to change the things that ought to be changed, serenity to accept that cannot be changed, and the wisdom to know the difference. And with a little more understanding that this day will never come into lives again. This is a present moment, a gift from God, and we have to spend it with the love to God and with the expectation कि खुदावंद ताला हमारी दुआओं को भी कबूल करे, हमारी जो है सही सोचों को भी परवान चढ़ाए, हमें लर्निंग की कैपेसिटी भी दे, हम लर्न भी कर सकें, अनलर्न भी कर सकें और हम रीलर्न भी कर सकें, जो कि आज का टॉपिक है। तो मैं आप लास्ट टाइम जो तकरीबन कोई ये कोट था, द illiterate of the 21st century will not be those who cannot write and read, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. So that was very important. डॉक्टर अरगस ने किया था इसको शेयर हमारे सोर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स ग्रुप में, और उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि ये बहुत डिफिकल्ट है और ये इतना आसान नहीं है और हमें इसको करना चाहिए, कुछ स्पेशल सेशन करना चाहिए और लर्न करने के लिए, अनलर्न करने के लिए, रीलर्न करने के लिए, और उसको अंडरस्टैंडिंग भी करना चाहिए, लेकिन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। इसमें कोई शक नहीं है, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस, लाइफ इज डिफिकल्ट, हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं पहले भी। ये रोड लेस ट्रैवल के जो फर्स्ट 3 वर्ड्स थे वो यही थे कि द लाइफ इज डिफिकल्ट। वाई लाइफ इज डिफिकल्ट? बिकॉज लाइफ हैज प्रॉब्लम्स। तो ये जो कोट है ये एल्विन टॉफलर का है, जो उसने अपनी किताब में दिया हुआ है। आपने उसको मेंशन किया तो उसमें कि ये शेयर जो किया था उसमें, तो उसमें फ्यूचर शॉक उसकी किताब थी जो 1970 में लिखी गई थी, और ये कोट उसमें उसने लिखा हुआ था। अच्छा, आई डिडंट रीड दैट बुक, मैं इसको पढ़ तो नहीं सका। एक वक्त में ख्वाहिश जरूर थी कि उसको पढूं। उसकी वजह ये थी कि एयर मार्शल असर खान गालबन 1986 में या 85 में उसके कमेंट से इस बुक के ऊपर कहीं किसी अखबार में छपे हुए थे, उसने कमेंट किया हुआ था। तो मुझे बड़ा शौक पैदा हुआ कि हम उस वक्त उसी प्रोसेस में गुजर रहे थे फ्रैंकली,
कि हम किस लर्निंग में जा रहे हैं, हम किस मूवमेंट में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम एक तरह से यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में या एक सर्चिंग के प्रोसेस में थे हम खुद भी। हम जानना चाहते थे अपने आप को भी, और वो हमारी स्ट्रगल थी, खसूसी तौर पे 80s के दौर में खासी स्ट्रगल थी हर आदमी के लिए कि नई लर्निंग के लिए मूव ऑन करे, सारा सब आगे बढ़े। और मुझे याद है कि 2016 में मैंने उसको सेशन किया वहाँ लिंकर्स क्लब में, और फियर इनटू फर्वर का सेशन था। तो उसके बाद कंप्लीट जब सेशन हुआ तो जिंदानी साहब ने उसको क्लोज करना था, क्लोज अप करना था। तो उनके आखिरी कमेंट्स ये थे कि नाजिर साहब को मैं 30 साल से जानता हूं, लेकिन ये वो नाजिर नहीं है जिसको मैं 30 साल पहले मिला था। तो मुझे अंदाजा हो गया कि वो लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग के प्रोसेस में से हम गुजर चुके हैं, और हमें उससे आगे मूव कर रहे हैं। तो फ्यूचर शॉक में उसने वाकई 21st सेंचुरी की एक पेशीन गोई तो कर दी, उसने फोर्स ही कर लिया है इसको। और आज जो हमारा हाल है 21st सेंचुरी में, जो हमें शॉक मिला हुआ है, फ्यूचर शॉक मिला हुआ है, कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देख लें, आप सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी को देख लें, आप सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लें, और आगे आगे पता नहीं क्या होता है, वो डू नॉट रियली नो। लेकिन जो आज की सूरत है, वो नॉलेज इतना बढ़ रहा है, जो कि पहले स्लो पोजीशन में था, 70s के बाद फिर आगे बढ़ा खसूसी तौर पर टेक्नोलॉजी में, और फिर 80s के बाद और ज्यादा बढ़ापा इसमें आ गया। तो अब जो पोजीशन आ रही है कि हम जानते हैं कि हमारी तो अपनी लाइफ रह ही नहीं गई, हमें तो गूगल ही फॉलो अप करता फिर रहा है कि कहाँ चले गए, कहाँ खाना खाया, कहाँ रोटी खाई, मतलब हर चीज आपके सामने वो आपको ढेर किए जा रहे हैं। और इतना इंफॉर्मेशन का प्रोसेस हो गया है कि हम जो है वो उसको यानी फ्रैंकली ओवरफ्लो हो रहा है। पता लगता है कि हम तो पढ़ाते पढ़ाते थक गए कि बी अ पार्ट ऑफ द फ्लो, फॉलो द फ्लो, बी अ फ्लो। और आप हम समझ रहे हैं, लेकिन पता लगे ये तो सारा कुछ ओवरफ्लो हो रहा है, और हमारी इनर वर्ल्ड को भी एक तरह से ओवरटेक कर रहा है, कि हम उसको भी ताबे हो गए हुए हैं कि हम इसको कैसे करें। तो ये फ्यूचर शॉक जो मिला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये फ्यूचर शॉक कोई आज ही नहीं हुआ, ये फ्यूचर शॉक तो बहुत पहले दुनिया इसको एक तरह से एक्सपीरियंस करते ही आई है। 17th सेंचुरी में, इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका था। जान गए थे, जानने वाले जान गए थे कि दुनिया के सेंटर जो है वो जमीन नहीं है, अर्थ नहीं है, बल्कि सूरज है, और जमीन गोल है। लेकिन उनमें हिम्मत और हौसला नहीं होता था कि वो सच्चाई को चर्च के सामने बयान कर सके। कोपरनिकस आया, उसने थोड़ा सा छुपते छिपाते बातें की कि जमीन गोल है, जमीन जो है वो। उससे पहले कोलंबस जो थे वो भी जान चुके हुए थे, उन्होंने भी कोशिश की कि जी इंडिया को जाने के लिए हम इस तरफ जाते हैं, और जाके अमेरिका को फाइंड आउट कर लिया। तो ये सारा कुछ चल तो रहा था, लेकिन फंस बेचारा कौन गया? गैलीलियो फंस गया, कि उसने 17th सेंचुरी में उसकी टेलीस्कोप वगैरह बन के आ गई, तो उसने कहा कि दुनिया गोल है, ये कन्फर्म हो गया। तो जब उसने कहा कि दुनिया गोल है, तो चर्च के जो बिलीफ सिस्टम था उसके ऊपर बहुत बड़ी हिट थी ये। वो कैसे कबूल कर सकता था जमीन गोल है? उन्होंने तो कहा था कि जमीन चपटी है, सेंटर जमीन है। उनके बिलीफ सिस्टम को इतना हिट किया, उसकी सोच ने, उसकी समझ ने, गैलीलियो की बात ने, और उसकी सबूत ने, साइंटिफिक सबूत ने टेलीस्कोप के जरिए कि है गोल है। तो उन्होंने उसको कहा खामोश हो जाओ, नजर बंद कर दिया। वो बेचारा वहीं पे खत्म हो गया। उसने कहा मैं नहीं बोलता, उसने कहा तुम लोगों को खराब कर रहे हो, उसने कहा मैं नहीं बोलता। लेकिन दुनिया ने अब गोल ही रहना है, जमीन ने अब गोल ही रहना है, अब इसने बदलना नहीं है। तो ये फ्यूचर शॉक तो उस वक्त ही आ गया कि उसने कहा कि जमीन गोल है, उनके बिलीफ सिस्टम को जिद पड़ी, हिट हुआ जमीन से, उनका जो सिस्टम था, बिलीफ सिस्टम था, और उसके बाद उसको बंद किया, बोलना बंद कर दिया। लेकिन एक रिनाइंसांस शुरू हो गया, हयात नौ शुरू हो गई, नई दुनिया शुरू हो गई। नई दुनिया शुरू होने से मतलब कि रिनाइंसांस के साइंटिफिकल चीजें जो है ज्यादा एक्टिव होना शुरू हो गई, और सर्च शुरू हो गई ज्यादा।
और अल्टीमेटली जो यूरोप था, जो सारा उनका सिस्टम था, मजहब से बेजार हो गया और उन्होंने कहा, नीत्शे लोगों ने किताबें लिख दी, गॉड इज डेड, गॉड इज नो मोर देयर, हमने गॉड को कर दिया है, दफना दिया है, तो देयर इज नो गॉड नाउ। इस हिसाब से वो आगे जो सारी चीज सिचुएशन मूव ऑन करती गई कि रिनाइसेंस शुरू हो गया, यानी हयात नौ शुरू हो गई, मजहब को एक साइड पे छोड़ दिया और उन्होंने कहा मजहब क्या चीज होती है, मजहब तो है ही नहीं कुछ भी, और उसको इतना इग्नोर कर दिया कि फिर गॉड क्या है। और हमने बोलने वालों को भी सुना कहते हुए कि ओह माय गॉश, यानी बोलना ही बंद कर दिया, गॉड का नाम ही लेना बंद कर दिया। और उसके बाद फिर जाहिर है कि सर्च रुकी नहीं, बहुत तेजी आ गई, और तेजी आने के बाद फिर क्या हुआ, मैं अपना बता सकता हूं कि मैं जर्मनी में था, और जर्मनी में जब मैं इंटरप्रेटर बना जर्मन का, तो मुझे कोर्ट्स में भी जाना पड़ता रहा, पुलिस में भी जाना पड़ता रहा, दोस्ती ज्यादा थी, क्रिमिनल पुलिस का डायरेक्टर था डॉक्टर मालप्रेस्ट। तो उसने मुझसे एक बार पूछा कि नाजिर, डू यू बिलीव इन गॉड? मैं कहा यस आई डू बिलीव इन गॉड। तो उसने कहा हाँ, पाकिस्तान को जरूरत है गॉड की, हमें तो गॉड की इतनी जरूरत नहीं है। तो एनीवे फिर उसके बाद मैं 80s के बाद गया, जब ये सारा कुछ मैं स्ट्रगल में थे जानने के लिए, ये सारी चीजें जानने के बाद कोई, उसके बाद मैं जर्मनी छोड़ आया, वापस दोबारा वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद फिर उससे डिस्कशन वगैरह हुई, तो फिर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि हाउ हाउ डू यू नो दैट? मैंने उस कार्ल यूंग के या फ्रॉइड के हवाले दिए। तो मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए कि तुमने मुझसे पूछा था और मैंने तुम्हें जवाब दिया। तो ये एक प्रोसेस जो था लर्निंग का, अनलर्निंग का, रीलर्निंग का, चर्च को 4 सदियां लगी ये जानने के लिए कि गॉड है, सॉरी अपना ये जो जमीन गोल है। गालबन 1983 में चर्च ने ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट किया कि जमीन गोल है, यानी उसको अनलर्न करने में और फिर रीलर्न करने में 4 सदियां गुजर गई। तो फ्यूचर शॉक तो उसी वक्त हो गया, लेकिन ये 4 सदी में सिर्फ उन्होंने लर्न अनलर्न नहीं किया, इन 4 सदियों में आके जो गॉड को भूल गए थे, छोड़ गए, तो उन्होंने गॉड की तलाश शुरू करना शुरू कर दी। और गॉड की तलाश करते करते वो 80s में, खसूसी तौर में 1980s में ज्यादा आगे बढ़ते गए और ज्यादा तेजी आती गई। और तेजी आने के बाद फिर क्या हुआ, हमने समझ लिया कि भाई माइंड साइंस को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, हमने समझ लिया कि लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है, हमने समझ लिया कि हाँ अच्छा, तो ये इस तरह से होता है, 2 माइंड है, एक लेफ्ट है एक राइट है, यानी दूसरे मानों में समझने के लिए कि एक तरफ दिल है और एक तरफ दिमाग है। तो हम भी साइंटिफिकली उसको समझने की कोशिश करते रहे, और बाकी दुनिया भी ज़ाहिर है इस सर्च में थी। और फिर क्या हुआ, फिर हमने एवाटार किया, फिर हमने सिल्वा माइंड कंट्रोल किया, फिर हमने एनएलपी किया, फिर हमने रेकी किया, हम डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए अल्टीमेटली उन लोगों ने भी गॉड को पहचानना शुरू कर दिया। लेकिन आप गॉड का नाम नहीं लेते थे, वो एक डिफरेंट वे में गॉड को डिफाइन करते थे, जैसे इन्फिनिट इंटेलिजेंस, ग्रेस, क्वालिटी, अनकॉन्शियस। और फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, मिसाल के तौर पर डॉक्टर स्पेक जो था पहले क्रिश्चियन था, फिर उसने अपने मजहब छोड़ दिया, उसने गॉड तो है ही नहीं, वो भी निश्चय की तरह उसमें फंस गया, और फंसने फंसाने के बाद फिर जो है वो जब फिर क्रिश्चियनिटी में आ गया, और फिर उसने नाम नहीं देना पहले शुरू किया, उसने अनकॉन्शियस 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 करता गया, और आखिर में उसने एक्सेप्ट किया, उसने कहा हाँ अच्छा, मैं जो अनकॉन्शियस कहता हूँ ये मैं गॉड की ही बात कर रहा हूँ। नाम की बजाय उन्होंने रियलिटीज को बयान करना शुरू कर दिया, जो कि ऑलरेडी उनके पास नॉलेजेस में आ चुकी हुई थी। अब हम उस ये जानने के लिए कि ये लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग का प्रोसेस आसान भी नहीं है, मुश्किल भी है, और इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। अब हम मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ, चलो पहले हम उन स्टेजेस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं उसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जो है लर्निंग में, वो है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। We do not know what we do not know.
हमें ये पता ही नहीं कि हमें किस चीज का नहीं पता है। फिर हम दूसरी स्टेज में एंटर होते हैं। हम कहते हैं कि ओहो अच्छा, मुझे तो जो पता ही नहीं था। हम उसको कहते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अब मुझे पता चलता है कि मुझे इन चीजों का पता नहीं है। अब साइकोलॉजी की जुबान में हम उसको स्पेशली कहते हैं कि जी वो सेल्फ कॉन्शियस हो गया। सेल्फ कॉन्शियस से राज ये है कि लोगों तो बहुत नॉलेज है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मुझे जानना शुरू करना शुरू कर देता है और उसको मतलब समझना शुरू कर देता है। तो सेकंड स्टेज जो है वो यह है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अब मुझे पता है कि मुझे किन चीजों का नहीं पता। मिसाल थोड़ी सी हम उसको इस तरह से दे देते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि पहले कोई गाड़ी भी है, कार भी कोई चीज होती है। आई डू नॉट नो। फिर मैं देखता हूँ कि कार तो है मौजूद मार्केट में और लोग ड्राइव करते फिरते हैं, सफर को आसान कर दिया है इसने और बड़ी जल्दी से मूवमेंट हो रही है इसकी। तो देन आई बिकम इन द सेकंड स्टेज एंड दैट इज कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। मुझे पता तो चल गया कि कार होती है लेकिन मुझे ड्राइव नहीं करना आती। तो इनकॉम्पिटेंस है मुझ में और उसको जानने के लिए थर्ड स्टेज में मैं एंटर होता हूँ। तो मुझे फिर मेरी ख्वाहिश होती है, मेरी ड्रीम होता है कि मैं भी कार ड्राइव करूं, मैं भी कार चलाना सीखूं। तो फिर मैं लर्न करना शुरू करता हूँ और उसको एक वक्त लगता है मुझे। वो है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो तीसरी स्टेज जो है वो लर्निंग की स्टेज है, जिसमें हम एक उसकी हैबिट बिल्ड करते हैं। आप समझ लीजिए कि हम गाड़ी को ड्राइव करना शुरू करते हैं और लर्न करना शुरू करते हैं कि हम गाड़ी को कैसे ड्राइव करें। गियर कब लगाना है, ब्रेक कब लगानी है, राइट कब टर्न करना है, लेफ्ट कब टर्न करना है, बैक मिरर में कब देखना है, साइड मिरर पे कब देखना है, गाड़ी को कब ओवरटेक करना है। ये सारी चीजें हम लर्न करते हैं, लेकिन ये 2 4 5 10 दिन की बात नहीं होती। एक वक्त लगता है कि जब हम इस लर्निंग प्रोसेस में चलते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम लर्निंग कर लेते हैं, पूरी तरह गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर देते हैं और जैसे हमारी प्रैक्टिस बार बार चलती रहती है, तो फिर ये होता है कि हम कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में आ जाते हैं। सॉरी, हाँ, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में हम आ जाते हैं। लेकिन जब हम पूरी तरह लर्न कर जाते हैं तो फिर अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस आ जाती है कि लाशौरी तौर पे हम हर चीज करते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बातें भी करते जा रहे हैं, टर्न भी कर लिया, पीछे भी दे लिया, ओवरटेक भी कर लिया, गाड़ी को आगे भी ले गया, पीछे भी ले गया, कहाँ जाना था वहां पहुंच भी गया, ये भी पता नहीं चला। जो पीछे इशारा था वहां पे रेड था या ग्रीन था, ये पता ही नहीं चला। क्योंकि आप अनकॉन्शियसली इतनी कॉम्पिटेंसी के साथ आगे जा रहे होते हैं कि यू आर मूविंग अहेड फर्दर। तो पहले तो चीज ये है कि ये लर्निंग की जो 4 स्टेजेस हैं इसमें से हर इंसान गुजरता है। Unconscious incompetence, I do not know what I do not know. नंबर 2, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। मुझे पता चल गया कि मुझे किन चीजों का पता नहीं है और फिर मेरा ड्रीम होता है कि मैं इन चीजों को लर्न करूं, मैं इन चीजों को जान सकूं। तो मैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में आता हूं, एक हैबिट बिल्ड करता हूं, उसको बार बार रिपीट करता हूं और फिर वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस हो जाती है। लाशौरी तौर पे वो चीजें करता ही जा रहा हूं। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस के पीछे भी बहुत कुछ होता है। अगर तो ये आपने शौरी तौर पे सब चीजें लर्न की है तो बहुत अच्छी बात है, आपने लर्न कर लिया। लेकिन क्या इसमें ये जो आपने लर्न किया है इसकी बैक के ऊपर है क्या? जो आपका अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में आप आ गए हैं, इसके बैक के ऊपर क्या है? क्या चीजें हैं जो इनको आप लाशौरी तौर पर हर चीज कर रहे हैं? और अगर ये पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, मूव ऑन। लेकिन इसके बैक पे है क्या जो आपके बिहेवियर का हिस्सा बन चुका हुआ है? वो है आपका बिलीफ सिस्टम। कि आपके बिलीफ्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी बात है, यू आर मूविंग अहेड। आपकी वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज है, बहुत अच्छी बात है, यू आर मूविंग अहेड। कुन फयाकून की पोजीशन में है आप, जो चाहते हैं वो आगे मूव होता जा रहा है। आपके इमोशंस हैं, पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी बात है, लव है, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं और आप मूविंग है, पॉजिटिव है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, आपको जहां जाना चाहते हैं, यू नो दैट। परसेप्शंस हैं आपकी। तो ये आपकी बैक के ऊपर ये चीजें जो
फैक्टर्स हैं वो आपकी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में अवेलेबल हैं। जैसे मैंने कहा कि वी डू नॉट सी द वर्ड एज द वर्ड इज बट एज वी आर, ये हमारी परसेप्शंस है। Our outer circumstances are reflection of in our inner circumstances। जो हमारे अंदर की वैल्यूज हैं, बिलीफ्स हैं, वही बाहर रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, वही हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुके हुए होते हैं। उन्हीं परसेप्शंस की बेस के ऊपर हम अपनी सारी रियलिटी को उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमारी हैबिट्स हैं, अगर पॉजिटिव हैबिट्स हैं, जैसे स्टीफन कवी की हाईली इफेक्टिव पीपल्स आपने लर्न कर ली हैं और आप उसके ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, गो हैड विद दैट। लेकिन अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव हैं, अगर वो हैबिट्स नेगेटिव हैं, इनइफेक्टिव पीपल्स की है, प्राइड है और आपकी जेलिसी है और आपकी दूसरी चीजें हैं, तो फिर क्या किया जाए? वो भी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस का हिस्सा है, लेकिन वो नेगेटिव है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम इनको अनलर्न कैसे करें। ये तो लर्न किया था, जो आपने पॉजिटिवली नोइंगली लर्न किया था, बहुत अच्छी बात है, आप आगे चल गए, दुनिया में बढ़ गए, आगे निकल गए। लेकिन जो नेगेटिव चीजें अंदर हैं वो तो पता ही नहीं था आपको, और वो भी कॉम्पिटेंस हो गई हुई है। आपको गुस्सा ही आ जाता है, आपको पता नहीं चलता कि आप गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, लेकिन वो तो हिस्सा है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस का। लेकिन उसके रिजल्ट जो है वो आपको मनफी असरात आपकी जिंदगी में लेके आ रहे हैं। उसमें आपको क्या करने की जरूरत है? जैसे हमने कहा, ये लर्निंग के आप 4 स्टेजेस के ऊपर तो आके आपने अपने आप को बहुत मास्टर कर लिया। अब पता चला कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी वैल्यूज थी, वो शायद रिजिड वैल्यूज थी। जो आपका बिलीफ सिस्टम था वो शायद लिमिटिंग बिलीफ्स थे। जो आपका बिलीफ सिस्टम था, वैल्यूज सिस्टम था, वो अपनी रियलिटीज के नेचुरल सिस्टम के अगेंस्ट जा रहा था और उनको आप फॉलो कर रहे थे। अब ये पार्ट बनता है, तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको फिर अनलर्न करने की जरूरत है। और अनलर्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, हमने बहुत सारे टूल्स हमने सीखे हैं, हमने प्रोग्राम्स कर लिए, हमने माइंड साइंसेस कर ली, हमने एनएलपी के बहुत सारे प्रोग्राम्स कर लिए, और हमने जान लिया कि हम इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, जो कि नेगेटिविटीज है, लाइफ का हिस्सा है और अपनी लाइफ का हमारे का हिस्सा बन चुके हुए हैं, लेकिन है नेगेटिव है। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस है, लेकिन वो नेगेटिव है। पहले पता ही नहीं था कि वो हमारे साथ ये क्यों सारा कुछ हो रहा है। हमारी फैमिली वैल्यूज शायद इतनी लिमिटेड थी या रिजिड वैल्यूज थी, जिनको हमने घेरे ही रखा, हमें तो आजादी का मौका ही नहीं दिया, हमने सोच का मौका ही नहीं दिया। तो पहली स्टेज तो ये है कि पहले अवेयरनेस में तो आए, तो हमें कहाँ मूव करना पड़ेगा? कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में, यानी 4 स्टेज से हमें 3rd स्टेज में जाना पड़ेगा कि हम अवेयर तो हो जाएं कि ये चीजें हैं हमारे पास, हमारी जिंदगी को जो तबाह कर रही हैं। और फिर हम 3rd स्टेज से हम फिर 2nd स्टेज में एंटर हों, जहां पे हमें कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस का पता चले कि हम उसको ये इनकॉम्पिटेंस में कैसे लेके जाए। तो जब वहां पे पहुंच के उनको इनकॉम्पिटेंट करेंगे, फिर आपका दूसरा साइकिल शुरू होगा, जो कि 2 से फिर 3 में आप कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में आ गए, फिर अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में आ गए, लेकिन पॉजिटिव हैबिट को डेवलप करते हुए। तो स्टेजेस क्या हुई अनलर्निंग के लिए कि 4th स्टेज से आप फिर वापस 3rd स्टेज में जाएं, 3rd स्टेज से जाके फिर आप 2nd स्टेज पे जाएं, 2nd स्टेज से फिर आप रीलर्न करना शुरू करें। पहले अनलर्निंग की स्टेज है, और अनलर्निंग की स्टेज है कि 4th स्टेज से आप 3rd में जाएं, 3rd स्टेज से आप 2nd स्टेज में जाएं, और फिर आप रीलर्न शुरू करें कि फिर 2nd स्टेज से फिर आप 3rd स्टेज में आए, 3rd स्टेज से फिर आप 4th स्टेज में आए। तो दैट मीन्स उस नेगेटिविटी को आपने पॉजिटिविटी में चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिससे आपने हमने सीख लिया, जो वो कह के गए हैं कि जी जो 21st सेंचुरी की जो हो गई इलिटरेट पीपल होंगे वो कौन होंगे, लिटरेट पीपल कौन से होंगे, उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि हमें उन चीजों को अनलर्न करने की जरूरत होती है जो कि अब नहीं है, नेगेटिविटी है, और हमें रीलर्न करने की जरूरत है। और हम बहुत कुछ एनएलपी में भी हम बहुत चीजें सीख चुके हैं, हम कर चुके हैं,
बहुत से हम अभी उसको उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट स्टेजेस में से आपको गुजर के जाना पड़ता है। और जितने भी बड़े लोग हैं फ्रैंकली, ये एक हिस्सा नहीं है जिंदगी का। और वक्त के साथ साथ जैसे अवेयरनेस होती है, जैसे आप मूव ऑन करते हैं, तो आप इन चीजों को लर्न भी करते हैं, अनलर्न भी करते हैं, रीलर्न भी करते हैं। और बड़े बड़े लोग जो, तो सब लोगों ने इनको किया है, ऐसे ही किया है। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, क्या चीजें हैं? पहली चीज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि नो दाई सेल्फ। हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि अपनी अपनी पहचान जो है करना बहुत जरूरी है। नोइंग अदर्स इज विजडम, बट नोइंग सेल्फ इज एनलाइटनमेंट। और हदीस कुदसी भी है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। और फिर जब आप ये जानना चाहते हैं तो आपको नेगेटिविटीज भी नजर आना शुरू करती है। और उसमें जो जरूरत है वो बैलेंसिंग की जरूरत है, कि आप उसमें बैलेंसिंग करें। और बैलेंसिंग करने का मतलब ये है कि आप के पास जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं, उनको गिव अप करने की जरूरत है, उनको छोड़ने की जरूरत है। लेकिन गिव अप करना आसान नहीं है। वो चैलेंज जो हो सकता है, मुमकिन है वो आपकी फैमिली वैल्यूज को भी चैलेंज करता हो। उसको छोड़ के हटना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। लेकिन बहरहाल, नो दाई सेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बैलेंसिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में नेचुरली उसमें गुजरते हैं। तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है कि एनएलपी टूल्स ने हमें बहुत फ्रैंकली बहुत कुछ सिखाया भी, और हमें हमें टूल्स दिए भी जिनके साथ हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के पोजीशन में लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे, एक वो 3 मिनट का सेमिनार हमने सीख लिया कि आपको ये सिर्फ ये पता चल जाए कि आपका आउटकम, हम कहते हैं कि हम 3 मिनट में एनएलपी का प्रोग्राम कर सकते हैं। और वो प्रोग्राम क्या है? कि 3 सवाल है कि डू यू नो वेयर यू वांट टू गो? आपको पता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं? अगर आपको पता है, देन गो हैड। और फिर आप देखें कि आप वहां पहुंच रहे हैं। और अगर आप वहां पहुंच नहीं रहे हैं और थोड़ा मूवमेंट करने में कहीं देख रहे हैं कि रास्ता सही नहीं मिल रहा, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। पहले तो सेंसरी एक्यूटी होनी चाहिए कि आपको पता लगे कि आप मूव ऑन कर रहे हैं कि नहीं मूव ऑन कर रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर, आप चांद के ऊपर जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप पहुंच रहे हैं कि चांद के ऊपर नहीं जा रहे। तो आपको पता होना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं शुजा साहब एक तरफ देख, मिस कॉल आई हुई है। यही कनेक्टेड हैं आप, बिल्कुल जारी रखें। ओके ठीक है, ओके, मैं समझा शायद आप लोगों की तरफ से आई हो कॉल। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, वो मैसेज आया था। ओके ठीक, ठीक है, बात कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा 3 मिनट का सेमिनार जो है वो क्या है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, हम जिंदगी में चाहते क्या हैं। जैसे एलिस इन वंडरलैंड की एक कहानी है कि वो वंडरलैंड में है एलिस, और वो मूव ऑन करना चाहती है, रास्ते में जाती है तो पूछती है, 2 रास्ते आ गए कि जी मैं कहाँ जाऊँ, किस रास्ते पे जाऊँ? तो उसने पूछा कि डिपेंड्स अपॉन कि आप जाना कहाँ चाहती हैं। उसने कहा डजेंट रियली मैटर। तो उसने कहा डजेंट रियली मैटर व्हाट रोड यू टेक। तो हमें ये जाना पता होना चाहिए कि आउटकम क्या है हमारी लाइफ का, हम लाइफ में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सेंसरी एक्विटी होनी चाहिए कि क्या हम वाकई पहुंच रहे हैं, हमारा रास्ता सही है, हम उसी थॉट के ऊपर जा रहे हैं जिस थॉट के ऊपर हम फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो उसमें चेंज करने की जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो हम उसको कंप्लीट कर जाते हैं। और फिर जैसे मैंने कहा कि ये बहुत सारी चीजें हैं इन लोगों ने लर्न की हैं, इन लोगों ने आगे बढ़ा। अब जितने बड़े लोग थे, सच्ची बात, उन्होंने आगे बढ़ने की बात की है। मैं हम जैसे मैं थोड़ा सा आपको टिप्स दे सकता हूँ कि हमने जो लर्न किया उससे, एनएलपी से और दूसरी चीजों से, नॉट ओनली एनएलपी, सिल्वर माइंड कंट्रोल भी था, रेकी भी थी, सब कुछ चीजें थी। लर्न जो हमने उससे किया, वो क्या लर्न किया कि आस्क गुड क्वेश्चंस। हमें पता होना चाहिए कि हम मिसाल के तौर पे कि भाई व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी इंस्टेड ऑफ दैट। आप कहते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए, हाउ कैन आई हैंडल इट। ये क्वेश्चन है जिसको आप आगे मूव ऑन करते हैं पूछने के लिए। वह हम कहते हैं डोंट थिंक ऑफ पिंक एलिफेंट,
कि भाई जब आप यहाँ जाना चाहते हैं उसके बारे में सोचें, ना कि यहाँ जाना नहीं चाहते आप वहां के लिए सोचें। तो मुझे तो एक याद है मिसाल, अपने दोस्त के बेटा था उसका, तो मुझे कहने लगा, नाजर अंकल मुझे बड़ा वो जहन्नम से बड़ा डर लगता है, उसकी आग से बड़ा डर लगता है, हर वक्त नमाज भी पढ़ता था बेचारा वो। तो मैंने कहा कि यार आज के बाद तुमने जहन्नम से नहीं डरना। कहता है क्या मतलब? मैं कि तुम जन्नत की सोचो कि मैं जन्नत में कैसे पहुंचू। अब जब जहन्नम से डरने की बात करोगे तो क्या मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं वो भी नहीं करूंगा, मैं ये भी नहीं करूंगा, और आप इसी तरह फंसे रहेंगे इसी चक्कर में। तो जब आपको ये सोचें कि मैंने जन्नत में जाना है, तो फिर आप दसियों बीसियों बातें सुनेंगे कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो मुझे जन्नत में ले जाएगा। तो हम कहाँ जाना चाहते हैं हमें पता होना चाहिए। दूसरी ये कि हमारे पास एंकर्स थे, मिसाल के तो हम एंकर्स को कोलैप्स करते थे। कोई अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस जैसे मैंने कहा, लेकिन वो नेगेटिविटी है उसमें, तो हम पता चलता है कि नेगेटिविटी है, तो हम एंकर्स थे जिसके साथ हम उस एंकर बिल्ड करके, उसके अगेंस्ट एक एंकर करके, उसको बिल्ड करके हम कोलैप्स करते थे उस एंकर को, उस हैबिट को, उस बिहेवियर को कोलैप्स करते थे। और फिर हम स्विच था, हमने लर्न किया, स्विच लर्न किया, फिर हमने 6 स्टेप्स रिफ्रेमिंग हमने लर्न की, पैटर्न इंटरप्ट हमने लर्न किया। और मुझे सच्ची बात है कि अपना वाकया याद है कि वो बीवी के साथ की बात हो जाती थी तो वो इरिटेट करती थी, और वो अपनी फिर हमारी शुरू हो जाती, झगड़ा शुरू होता था, किसी बात के ऊपर बात चलती रहती। तो जब सीख लिया ना, वो बात करते करते याद आता था कि ओहो पैटर्न इंटरप्ट करना चाहिए। और ये एक ऐसी इरिटेशन होती है कि आपके थॉट का साइकिल है वो चलता रहता है। बार दफा ये होता है कि एक बंदा बात किए जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको जो घर वाला आ गया, बच्ची आ गई कि सारा आपने पानी मांगा था, मैं ये पानी पी लिए, तो मैं पानी पीने लगता हूँ, तो बाद में पता लगता है कि हो तो मैं क्या कह रहा था, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कह रहा था। तो एक पैटर्न इंटरप्ट का हिस्सा है। तो वाइफ ऐसे करती थी, तो हमने सीख लिया कि पैटर्न इंटरप्ट करना, वो बात हमारी चलती रहती है आपस में ना। तो वो बाद में जब पैटर्न का वक्त आया, सीख लिया इस बात को, मेरे को यार क्या करती हो तुम, हर वक्त यही बातें कर, मेरे दोस्त को टेलीफोन करना भूल गया था मैंने, वो मुझे टेलीफोन तो कर लेना तो पहले, तो मैं छोड़ के बाद टेलीफोन करके ऐसे बाहर जाकर टेलीफोन करना। कुछ अरसे के बाद उसको पता चल गया, पता चलता कि हमारी हैबिट ही खत्म हो गई। और फिर उसने कहा ना, मैं अच्छा मैं आपकी चाय बना दूं, जब मैंने कोई ऐसी बात हुई तो अच्छा मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। तो मेरे वास्ते तो पैटर्न इंटरप्ट भी एक हमारे पास ऐसा टूल था जिससे हमने उस अनलर्न किया उस बिहेवियर को जो कि यूजुअली नेगेटिव बिहेवियर था। तो मैं ये चीजें तो आपको सिखा ही रहा हूँ कि ये हमारे कुछ टूल्स हैं जिनके जरिए से हम अनलर्न कर सकते हैं उस नेगेटिव बिहेवियर्स को जो ऑलरेडी हमारी जिंदगी को नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। हम उस प्रोसेस में जाते हैं जहाँ अनलर्न करते हैं, फिर हम उसको रीलर्न करते हैं अगर वो नेगेटिविटीज का हिस्सा है तो। लेकिन 6 स्टेप्स रीफ्रेमिंग वो हमारे जो सेकंड पार्ट था एनएलपी के प्रोग्राम का, तो हम यूजुअली हमने वो मैंने तो 1 या 2 दफा प्रोग्राम करवाया था सेकंड पार्ट का, वगरना पहले 2 दिन का प्रोग्राम होता था। तो ये उसका हिस्सा था रीफ्रेमिंग का। वो तो हम अनकॉन्शियस जो कॉम्पिटेंस है उसको अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में ही पॉजिटिव तौर पे बदल देते थे हम, यानी स्टेज 4 से 3 में जाने की जरूरत नहीं होती थी, बल्कि 4th स्टेज के ऊपर ही उसको अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर उसको चेंज कर देते। एक बिहेवियर है, नेगेटिव बिहेवियर है, उस नेगेटिव बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम अपने अंदर के ही कम्युनिकेशन करके नया बिहेवियर फाइंड आउट करते थे, नॉट नोइंगली, अनकॉन्शियसली, अननोइंगली। क्या हम अंदर के सिस्टम्स को ही कहते थे कि अच्छा नया बिहेवियर जो है क्रिएट कर दो, और विद इन 30 डेज नया बिहेवियर कोई ना कोई क्रिएट हो जाता था। और हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं जो भी लोग हमने जो भी किया हमने। तो ये एक बहुत आसान प्रोसेस थे जो हमने लर्न किए। और जितने भी लोग आए हैं इस दुनिया में, जो बड़े लोग आए हैं जिन्होंने बड़े काम किए हैं, हम उनकी बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हर हर जो है वो उस हिस्से में से गुजरा है। मैं 1 मिनट, अच्छा, तो उसका अंदाजा होता है कि उन्होंने भी क्या क्या मराहल से गुजर के वो कहाँ कहाँ पहुंचे हैं। एक तो पार्ट ये हो गई कि अनलर्निंग करने के लिए जरूरी नहीं कि हम उस जगह पे पहुंचे जहाँ के हमें कोई दुख तकलीफ हो, बल्कि एक प्रोसेस है, उस हिस्से में से हम गुजर के आगे पहुंचते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कार्ल यूंग कहता है कि योर विजन विल बिकम क्लियर ओनली व्हेन यू लुक इनटू योर ओन हार्ट, हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड awakens।
कि हमारी विजन क्लियर उस वक्त ही होती है जब हम अपने हार्ट में देखते हैं। तो हार्ट एक हिस्सा है जिंदगी का कि अगर हम उसको इग्नोर करेंगे, भूलते जाएंगे, तो वो हमें आगे से ड्रीम तो देता रहेगा, अवेकनिंग नहीं होगी। और अवेकनिंग तभी होगी जब हम उस हिस्से को टच करेंगे तो। और ये कार्ल जंग ने कहा, और उसी को देखते हुए जो स्टडी होती है कि बाहर से दूसरे जो बड़े लोग थे वो भी क्या करते रहे। मिसाल के तौर के ऊपर अलामा इकबाल जो थे, उसने क्या कहा, मोहब्बत मुझे उन जवानों से सितारों को जो डालते हैं कमल। अच्छा, फिर सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क़ था और भी हैं। अच्छा, फिर आप वहां पहुंचते हैं तो फिर कहते हैं कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका। अब वो वापस आते हैं अपने हार्ट में, और फिर आके क्या कहते हैं कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बन पाना बन अपना तो बन। तो एक स्टेज है जिस स्टेज में से वो गुजर के पहुंचते हैं, एक साइड को कवर करके फिर दूसरी साइड के ऊपर कवर करने के लिए पहुंचते हैं। और उसके बाद आइंस्टाइन जो था, उसका भी यही एक था कि our intuitive mind is a sacred gift. Our intuitive mind is a sacred gift and rational mind is a faithful servant. लेकिन हमने एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर ली है जो कि फेथफुल गिफ्ट को तो ऑनर करती है, लेकिन जो सैक्रेड गिफ्ट है उसको इग्नोर करती है। मौलाना रूमी भी उन्हीं हालात में से गुजरे। उन्होंने कहा, फर्स्ट आई वाज यंग एंड क्लेवर एंड वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, नाउ आई एम ओल्ड एंड वाइज एंड चेंजिंग माई सेल्फ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आई हैव बीन अ सीकर एंड बट स्टिल आई एम, बट आई हैव स्टॉप्ड आस्किंग द बुक्स एंड द स्टार्स एंड हैव स्टार्टेड टू लर्न फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ माय सोल। अपने अंदर की दुनिया को मैंने तलाश करना शुरू कर दिया और वहां से मैंने अपने आप को जानना शुरू कर दिया। ब्लेस पास्कल ने यही कहा कि हार्ट हैज इट्स ओन रीजन व्हिच रीजन नोज नथिंग ऑफ। तो हम या इस अवेयरनेस लेवल में आते हैं, हम नो दाई सेल्फ के सेशन अपने प्रोसेसेस में आते हैं। फिर हम ये चैलेंज भी मिलते हैं कि भी इनको अनलर्न करना है, फिर इसको रीलर्न करना है, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। आप राइट थॉट को फॉलो कर रहे हैं या राइट थॉट को फॉलो नहीं कर रहे। और स्पेशली अगर आप इस स्टेज के ऊपर आप अपनी अवेयरनेस में आते हैं और आपको ये अंदाजा होता है कि आपको ये अंदाजा होता है कि आप जिस किबला के गिर्द घूम रहे थे वो किबला ही गलत है, वो किबला सही नहीं था। तो इज इट दैट इजी कि आप अपने रुख को बदल के यू टर्न लेने की बात तो नहीं है, 360 डिग्री घूमना पड़ेगा ना। इज इट दैट पॉसिबल? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। इट्स अ बिग चैलेंज। लेकिन यही चैलेंज फिर हमें राइट थॉट की तरफ लेके जाता है, यही चैलेंज हमें इनर पीस की तरफ लेके जाता है, यही चैलेंज हमें जिंदगी के सही रुख की तरफ मोड़ देता है। और यहाँ ही और इसी के लिए हमें फिर प्रोसेसेस की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं कि वे फिर अनलर्न करो और फिर रीलर्न करो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अगर कोई सवाल हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, काशिफ है। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्सीलेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किस चीज को? सर एक्सीलेंस एक्सीलेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक्सीलेंस देखिए काशिफ, डिपेंड करता है कि आप किस चीज को एक्सीलेंट कहते हैं। आप बाहर की दुनिया को एक्सीलेंट कहते हैं या अंदर की दुनिया को एक्सीलेंट कहते हैं। और डिपेंड करता है कि इसको जज कौन करेगा। क्या आप खुद जज बने हुए हैं या किसी को देख रहे हैं कि वो हमें कहे जज बनना है हमने। जैसे मैं मिसाल के तौर पर थोड़ी सी मिसाल दे सकता हूँ कि एक्सीलेंट का आपको अपने तौर पे समझ होना चाहिए कि एक्सीलेंट क्या है, आपकी एक्सीलेंस है कहाँ पे, आप मजबूत कहाँ पे बन सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे थोड़ी सी मिसाल आप लोगों को देता हूँ। हम पहले भी डिस्कशन करते रहे, देखते भी रहे हैं कि हम कहते ओ जी अल्लाह ताला छप्पड़ फाड़ के दे दे मुझे, ओ अल्लाह ताला छप्पड़ फाड़ दे। दुआएं भी मांगते अल्लाह ताला छप्पड़ फाड़ के दे दे। अरे बाबा, जिन छप्पड़ फाड़ने वाले की दुआएं हम मांगते हैं
आप उनकी हालत तो जाकर देखें कि उनके साथ हुआ क्या है। 1926 में वो 8-9 जो थे बिलियनर जो थे शिकागो के, उसमें होटल में बैठे थे और अपनी वो बाहर बात सारी कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ उनके साथ, हर एक या तो बैंकरप्ट हुआ, या किसी ने खुदकुशी कर ली, या वो नाकाम हो गया, जिंदगी में बुरा हाल हो गया उसका। अदनान खशोगी के साथ क्या हुआ, सऊदी अरेबियन था, उसने सारा कुछ इतना पहुंचा, इतना सारा कुछ किया, और उसके बाद जो क्या था, स्विट्जरलैंड में जाके फंस गया। हमारे सिकंदर असफानी जो थे, उनके साथ क्या हुआ, आखिर में जनाजा बेचारे का वहां से सिंध क्लब से उठ के गया, और इस्फानी रोड की भी हवाले उन्हीं लोगों के हवाले से बनी हुई है। तो एक्सीलेंट को तो बेटे आपने खुद करना है डिसाइड, आपने खुद समझना है कि एक्सीलेंस है क्या। मिसाल के तौर पे हम एक चीज पहले बात कर चुके हैं कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं। हम फिजिकल प्रोसेसेस ऑलरेडी एनएलपी में सीख चुके हैं, कर भी चुके हैं, हमने किया भी है। छोटी सी मिसाल मैं आपको दे सकता हूं कि जब सिकंदर आजम वहां से चला, पहले भी शायद आप सुन चुके होंगे, मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूं कि वो जालिम कोका कोला पिला दे, कोका कोला को याद करवाना पड़ता है, कि पहले मैं डिस्कस कर चुके हैं हम इस बात को, कि जब सिकंदर आजम वहां से चला अपने यूनान से अपने वहां से, तो उसको उनके लोगों ने कहा कि वहां से नेक सेज लेके आना। इंडिया में बहुत मशहूर थे जोगी, कि उनको वहां से लेके आना। पहुंचा, टैक्सला पहुंच गया, दरिया के किनारे था। उन्होंने कहा कि भाई उसको जोगी को लेके आओ, डेंड्रस नाम था उसका। उसने कहा उसको लेके आओ। तो उसके लोगों ने कहा कि नहीं, हम ले तो आएंगे, लेकिन वो तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं तुम्हें मिल सकेंगे। अगर तुमने सवालों के जवाब चाहिए तो उनके पास ही पहुंचो वापस। तो उसके वहां पहुंचा उसने। तो वहां पहुंच के उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसने कहा मैं नथिंग नेक्स्ट एक्सपीरियंस कर रहा हूं। तो सिकंदर आजम मुस्कुरा दिया, उसने कहा अच्छा, नथिंग नेक्स्ट एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये क्या चीज हुई। तो उसने कहा मैं सिकंदर आजम हूँ। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता चल गया तुम सिकंदर आजम हो, तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा मैं अथोनिया से चला हूं, तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ, दुनिया सारी मैंने फतह की है, और आप इंडिया पहुंच गया हूँ और इंडिया को फतह किया। और उसने फिर क्या करोगे, उसने कहा, फिर मैं सारा आगे फार ईस्ट जाऊंगा, फिर क्या करोगे, फिर मैं आगे जाऊंगा, फिर क्या करोगे, फिर मैं सारी दुनिया फतह कर दूंगा, फिर क्या करोगे। उसने कहा फिर मैं आराम करूंगा। उसने कहा अच्छा, दुनिया को इतना कत्ल वत्ल करके, फिर वो हंस पड़ा कि इतना कत्लो गारत करके फिर तुम आराम करोगे, तो मैं भी आराम ही कर रहा ना, लाओ लंगोटी आओ धूप से को आगे जहां बैठ के। तो सिकंदर को उसका पैगाम मिल गया, और फिर जब वो गया है दुनिया से, तो क्या छोड़ के गया वो, थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले। उसने 3 बातें कही थी। उसने कहा जो भी ये हीरे जवाहरात है मेरे जनाजे के रास्ते में फैला देना, और मेरे जनाजे को तबीब उठाएंगे जिन्होंने मेरा इलाज करना था, और मेरे दोनों हाथ जो है कफन से बाहर निकालो। तो आप, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप एक्सीलेंस कहना किसको चाहते हैं, एक्सीलेंस है क्या आपके लिए। और अगर हम वहां पे पहुंचते हैं, फ्रैंकली पहले तो ये जान लेना चाहिए कि आप, मैंने पहले ही हमने कहा कि 3 मिनट का सेमिनार हमने कर दिया कि ये जानने के लिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, वही आपकी एक्सीलेंस है, कहाँ का डिसाइड करते हैं। और इस चीज को जान लेना और इस चीज में अवेयरनेस आ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काशिफ, उम्मीद है क्लियर हुआ, या अभी और बात कर दी इसके ऊपर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी, क्लियर हो गया सर, थैंक यू। अच्छा चलो, कोई और जी, और के साथ ठीक है। अच्छा सर, आपने वो लर्न, अनलर्न, एनलर्न, रीलर्न बताया। तो लर्न और अनलर्न तो हमें समझ थोड़ा थोड़ा सा आया। जो रीलर्न की आप बात कर रहे हैं, उसकी कोई आप टेक्निक हमसे शेयर कर सकते हैं, कोई खास तरीका या कोई खास मशक या कोई खास स्टेट ऑफ माइंड, कुछ गाइड करें नहीं इसके बारे देखिए, में। पहले तो आप ये समझ लीजिए ना कि जब आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में चली जाती हैं और वहां पे अवेयरनेस आ जाती है, तो कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में आ जाती है ना, कि ये है तो सारा कुछ हो रहा था पर नेगेटिव हो रहा था।
तो नेगेटिव को, उस जो नेगेटिव हैबिट चाहे हो सकती है, गुस्सा आ जाता है, हर चीज के ऊपर गुस्सा आ जाता है, तो आपको पहले तो अवेयरनेस का होना जरूरी है। फिर हम उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मिसाल के तौर पर आप मेडिटेशन का एक पार्ट करती हैं, मेडिटेशन माशाल्लाह करती हैं, तो आप क्या करती हैं, आपका जो रिएक्टिव माइंड है आप उसको कंट्रोल करते हैं, आप उसको संभालने की कोशिश करते हैं कि अरे बाबा ठंडे बैठो, खामोशी से बैठो, अरे जाने दो भाई, गुस्सा ना करो भाई, ठंडे हो जाओ। और आप यकीन करें कि जब आप मेडिटेशन के प्रोसेस में गुजरते हैं आपको वाकई सेल्फ कंट्रोल ज्यादा आया हुआ होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये है कि उसको हम कैसे आगे फिर लर्निंग प्रोसेस में कैसे जाएं। जब आपका वाकई माइंड उस कंट्रोल पोजीशन में आ जाएगा तो फिर बजाय इसके कि आप रिएक्टिव होके बात करें, अब जो सोशल मीडिया हमारे ऊपर सवार हुआ क्या वो हमें क्रिएटिविटी दे रहा है? नो क्रिएटिविटी, तो रिएक्शंस दे रहा है ना हमारे। तो जब आप उस प्रोसेस में पहुंच जाएंगे, जो रिएक्टिव माइंड है उसको कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा क्रिएटिव माइंड में। और क्रिएटिव माइंड आपको कब मिलेगा? जब आप बातों पे काम करते हैं, फोकस कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, आपकी अटेंशन को अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। अपनी अटेंशन को हमेशा, मैंने कहा कि प्रेजेंट मोमेंट में गिफ्ट है, इसको गिफ्ट को अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसको संभालो। आपकी इंटेंशन फ्यूचर के लिए हो सकती है, लेकिन आपकी अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट पे होनी चाहिए। और उस अटेंशन को जब आप अपने कंट्रोल में रखते हैं तो फिर क्या होता है, आपकी सोच के मैं एक मसला है, मैं उसको कैसे हल करूं, मैं कैसे मूव ऑन करूं, आप सोचते जाते हैं। और आखिर में क्या होता है, आप वॉक करने के लिए जा रहे हैं, आहा अच्छा तो ये बात है, ऐसे में कर सकते। हम जब इस्तिखारा की बातें करते हैं, क्या इस्तिखारा की बातें करते हैं, यही बात करते हैं ना कि देखें सही हम कैसे इसको कंट्रोल करें, कौन सा तरीका हम अपना लें। तो फिर हमारे हमारे पास जो क्रिएटिव माइंड का पार्ट है, आपके हार्ट का जो पार्ट है वो आ जाता है। जैसे मैंने पहले ही कहा, अलामा तो पहले बात चांद के सितारों से आगे ही निकल जाना चाहता था, अल्टीमेट उसको पता चला कि अंदर ही मौजूद और पैगाम ही मिल गया। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, आपने अंदर जाके ढूंढ अपने अंदर मौजूद क्या है, और फिर उसको वापस आना पड़ता है। फिर वो खुद ही में डूबता है, फिर वो क्या करता है, ये सारा कुछ आपके सामने। तो उसको रीलर्न करने से मुराद ये है कि अनलर्न पहले करे, एक नेगेटिव हैबिट है उसको कंट्रोल करे, रीलर्न करने के लिए तो आपको प्रोसेस दे दे कि रीलर्न करिए, फिर आप उसमें थर्ड पोजीशन में जाएं, फिर आप फोर्थ पोजीशन में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। मैं पहले किसी को बुलाता ही नहीं था, हंस के बात ही नहीं करता था, अब मुझे पता चल गया कि गुस्से को कंट्रोल करना। अब मैं बजाय इसको गुस्सा करने के थोड़ा सा शुरू करता हूँ हंसना, फिर मैं लोगों की इज्जत करना शुरू करता हूँ, फिर मेरी हैबिट बन जाती है, फिर वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो हैबिट्स को ऐसे डेवलप करते हैं, 21 डेज लेते हैं किसी भी हैबिट को। अच्छी बात है पॉजिटिव हैबिट हो बजाय इसके कि नेगेटिव हैबिट हो। 21 डेज में आपकी एक हैबिट बिल्ड होती है, तो आप मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट जाके आगे। तो रीलर्न करना डिफिकल्ट नहीं है, अनलर्न करना डिफिकल्ट। रीलर्न तो आपको पता है कि ये मैंने करना है, तो उसकी हैबिट को, मिसाल के तौर पे आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करना चाहते, अब आपकी ख्वाहिश है कि गाड़ी ड्राइव करना चाहिए, तो उसे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी ना। वेयर यू वांट टू गो, व्हाई यू वांट टू गेट द ड्राइविंग लाइसेंस, आप लेना क्यों चाहती हैं ड्राइविंग लाइसेंस? लोगों को दिखाने के लिए लेना चाहते तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके अंदर की आवाज आ रही है कि नहीं आपको चाहिए, आपकी जरूरत है, आपका ड्रीम है, जो भी आप कह रहे हो, या मेरी पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है, या मुझे ये आ गया तो मैं लोगों की बहुत ज्यादा खिदमत कर सकूंगी, तो फिर आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी, बिल्कुल उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में आसानी हो जाएगी, और फिर वो आपका हिस्सा बन जाएगा। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में चली जाएगी आप, वो खुद खुद होता जाएगा, फिर जरूरत नहीं है आप आहा कहेंगी, आहा आ जाएगा। आप एक कुन फयकून कहेंगी तो कुन फयकून आ जाएगा। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, अगला प्रोजेक्ट बताओ, अगला क्या है। आपका क्या ख्याल है कि अदीब रिजवी, अब्दुल एदी, ये सारा काम खुद ही मतलब हो गया था? नहीं, उस स्टेज पे पहुंच गए थे जब अल्लाह ने कहा बताओ तुम्हारी रजा क्या है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट बताओ। डॉक्टर रंजित साकिब है, डॉक्टर रंजित साकिब है, $2 बिलियन का बगैर उसके दे चुके हैं, कर्जा दे चुके लोगों को बगैर इंटरेस्ट के, और यूनिवर्सिटी बना लिया यहाँ पे कसूर में, चकवाल में कॉलेज बना दिया हुआ है, हेल्प कर रहे हैं लोग, किस तरह कर रहे हैं। हैरत वाली बात होती है कि अल्लाह ताला ने कहा, और फिर वो जाके बाहर अमेरिका में लेक्चर वेक्चर दे के आए, वहां से वो हैरान हो रहे कि डाके वाला वो कर नहीं सका, तुम कैसे कर रहे हैं।
वो यूनुस तो नहीं हम्म कर सका, तुमने कैसे कर लिया? हम्म तो ये हम्म कुदरत का ऐसा अवामल है कि खुदा मतलब यही तो है कि कुन फायकुन और हम्म कैसे होता है, और हम्म, कैसे होता है। यानी एक उसमें बड़े एक बड़े वादे वादे। हाँ, हाँ जी, चीज, हाँ जी, जी मैं बोलिए एक बोलिए। अपने एक दोस्त का क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड करती हूँ कि उन्होंने ये जी कहा जी। कि हम सोचते तो हैं कि भाई हमने ये अब नहीं करना है आपसे, और आपसे हमने ये करना है, लेकिन जब हम्म, हमें कोई ऐसा ख्याल आता है जो कि हमारी पुराने वाले स्कूल ऑफ थॉट से कनेक्ट करता है हमें, और हमें लगता है कि शायद यही सच है, और ये एक इंट्यूशन हो गई है हमें, और ऊपर से मैसेज आ गया है कि मुझे यही करना है, तो हाउ डू वी मेक दिस डिफरेंस और डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीवियस थॉट जो हमारा पैटर्न से आ गया है, या कोई इंट्यूशन है सचमुच, या उसको हम कैसे फाइट बैक करें, कैसे अपने माइंड में नई चीज को प्रोग्राम करें, देखिए मैंने ये वो वही पूछ। अर्ज किया कि जो आपका हार्ट है ना वो आपका गाइड है। जो आप इस्तिखारा करते हो क्या करते हैं, हार्ट का ही करते हैं। अंदर से आवाज आती है कि हाँ अच्छा तो तुम ये कर लो। रूमी ने क्या कहा था कि आई हैव स्टॉप्ड आस्किंग द बुक्स एंड द स्टार्स एंड हैव स्टार्टेड टू लर्न फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ माय सोल। जो मेरे अंदर की आवाज आती है मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। अब वो जो अंदर से आवाज आती है वो सही ट्रूथ है, लेकिन वो इन कन्फ्रंटेशन विद द जो आपकी वैल्यूज थी उनके कन्फ्रंट में है। आप उससे टकराव होता है, और यही चैलेंज है कि अब आप ईमान और यकीन के साथ बनना चाहते हैं या उसी को फॉलो करना चाहते हैं जो आपकी वैल्यूज थी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये आसान नहीं है। लेकिन फिर होता क्या है कि जब आप सबमिशन कर देते तो खलीलुर रहमान ऐसे थोड़ी बन गए थे। वो अल्लाह के खलील तभी बने थे ना, उन इम्तहानों से गुजरने के बाद ही जाके उनको कहा ना कि खलीलुर रहमान है। अल्लाह की रहमत से वो खलील बन गए। तो वो प्रोसेस है, एक उस प्रोसेस में गुजरने का, जिस प्रोसेस में ले जाके अल्लाह मियाँ कहता है कि ना ओके बताओ तुम्हारी रजा क्या है, आगे आगे प्रोजेक्ट बताओ। किन किन लोगों से मिसाइल गुजर के आदमी वहां पहुंचता है ये तो आप उनसे पूछें जिन हालात में से गुजर के आगे गए। कन्फ्रंटेशन तो होती है। मैं मिसाल के तौर में तो आपको अपनी अपनी मिसालें दे सकता हूँ कि वहां बैठे हो तो आप लोगों के साथ बातें होती थी, बहुत अच्छी बातें थी, आप उन्हीं वैल्यूज में वापस आके फिर घुस गए हैं। अच्छा क्यों घुसना पड़ा है? मुझे मुझे अंदर से मैसेज सारे मिल गए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन चैलेंज है, आसान नहीं है, और उसी को फेस करना पड़ता है। यानी पता लगा कि जी पर कटे हुए हैं, अच्छा उड़ना शुरू कर दिया, उड़ते उड़ते पता चला कि नहीं हो उड़ना तो शुरू कर दिया, रस्सी भी बंधी हुई है। अच्छा अब रस्सी को दोस्तों से मशवरा करता हूँ यार क्या करूं, उन्होंने कहा यार इतनी देर कोशिश की है तुम रस्सी को काट लो। मैं क्या किसी गंदी जगह के जहां पे गिर जाऊंगा कटी पतंग की तरह, फिर क्या करोगे? और ये जो रस्सी बंधी हुई है ये रूट्स की रस्सी है, आपने अपने जो कर्म है उसका जाके आपने डेट पे करनी है, ये हिस्सा है उसका, जिसको हम अल्टीमेट जस्टिस कहते हैं। अब आपकी वैल्यूज, आपकी सोच, अपनी आपकी जो फिक्र है वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। तो आपको किस प्रोसेस में गुजरना पड़ता है? आपको उनको माफ करना पड़ता है, ट्रांसेंड करना पड़ता है। और हम इस चीज को लर्न कर चुके हैं कि देखें तीन चीजें हैं। इफ यू कैन चेंज द थिंग्स चेंज इट, इफ यू कैनॉट चेंज इट एक्सेप्ट इट, या दूसरी मायने में चेंज योर एटीट्यूड। तो एटीट्यूड चेंज करना कोई आसान थोड़ी है। एटीट्यूड, योर बिलीव्स डिटरमिन योर एटीट्यूड डिटरमिन हाउ यू फील, एंड हाउ यू फील डिटरमिन योर व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस यू टेक। तो अगर आप उसके एटीट्यूड को भी नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा? एक्सेप्ट कर लो। आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते फिर क्या करना चाहिए? फिर ट्रांसेंड कर जाओ, राइज अबव कर जाओ। क्या कहा था उसने, आइंस्टाइन ने, कि यू कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स एट द लेवल एट विच यू हैव क्रिएटेड देम। आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, आपको उससे बाहर निकल के फिर नई सोच के साथ चलना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं भाई, आप तस्वीर पकड़ के बैठ जाए, अगर चेंज नहीं कर सकते तो आप तस्वीर पकड़ के अल्लाह करते रहेगा, खुदा का शुक्र मैं इस दायरे से बाहर तो निकल गया भाई, लेकिन अब मैं मूव नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। अगर हिम्मत और हौसला और वक्त है तो फिर दुनिया को उसके मुताबिक चेंज कर दो जो अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत और हौसला और आपकी रहनुमाई में आपके विजन को क्लियर किया है।
नहीं कर सकते हो, आप लोगों को मशवरा ही देते जाओगे यार ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये मिसाल के तौर पे हिम्मत है तो उसे चेंज कर लो। बस वही उनका सवाल था कि हम बार बार उस पैटर्न में चले जाते हैं जिसको हम अनलर्न कर रहे हैं, और हाफ वे अनलर्न कर भी लेते हैं, और फिर कोई मैसेज आता है तो हमें लगता है कि ये मैसेज आया है, बाद में पता चलता है कि ये इंट्यूशन ना थी, ये तो पुराने ही थॉट्स जो है वो वापस रीअकर कर रहे थे। तो उस वक्त क्या कैसे करना चाहिए? तो कोई टेक्निक हो तो आप कह रहे हैं कि हम मेडिटेट करें उस पर ज्यादा से ज्यादा, और देखिए उसको हैबिट टेक्निक्स ऑफ ऑफ माइंड बनाने की कोशिश करें, ये आप कह रहे हैं? टेक्निकल तो फ्रैंकली यही है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें सिखा ही दी हैं। मिसाल के तौर पे मैं करूँ जी, एक वक्त आ गया सब्र करो, अल्लाह मैंने सब्र करने का फल मैं मीठा देता हूँ। अब सब्र का वक्त आ गया है, तो ये भी तो टेक्निक ही है ना। ये क्या है, आप करना चाहते थे नहीं हो रहा, आप सब्र करें। और फिर उसने कहा हुआ है कि सब्र का एक वक्त है, मैं उसके बाद पूरा दे देता हूँ। मैं तो अपने फ्रैंकली अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि जो पहले ख्वाहिशें थी ये कर दूं वो कर दूं, पता चला कि अगर उस वक्त हो लेते तो पता नहीं कहाँ मैं खड़ा होता, किस गड्ढे में गिरा हुआ होता। वो अल्लाह ताला से भी कर रहा था। और असल बात यह है कि फॉलो योर ओन प्लान, मूव टू योर ओन प्लान, बट बी रेडी फॉर द प्लान दैट गॉड हैज क्रिएटेड फॉर यू। जो वो चाह रहा है उसके मुताबिक फॉलो करने के लिए रेडीनेस अपनी शो करें। तो ट्रांसफॉर्मेशन करके सारे अपने आप को चेंज करके फिर उसके ऊपर मूव करना। रास्ते देखें, रास्ता आप दुआ मांगते हैं रोजाना कि या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, आप तलाश कर ही नहीं रहे। अब आपकी दुआ भी कबूल हो जाती है, तो फिर क्या होगा? अगर आप तलाश कर रहे हैं तो अल्लाह के लाख लाख शुक्र अदा करें कि या अल्लाह मैं तो बड़ी देर से तलाश कर रहा था, मुझे रास्ता मिल गया, मुझे रास्ते पे चला दिया। दुआ रोजाना मांग रहे हैं, आपको पता है ही नहीं, तलाश कर ही नहीं रहा, दुआ कबूल हो जाती है। तो फिर अल्लाह मियाँ क्या करेगा? वो धक्का वक्का दे के आपको कहीं गड्ढे में डालेगा, फिर गिराएगा, फिर उठाएगा, फिर पता चलेगा हो अच्छा अल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र। फिर वो पता चलेगा हाँ अच्छा तो ये तो गलत रास्ता था जिससे मैं जा रहा था। आप उसको सीधा रास्ता नजर आना शुरू हो जाता है। अब सीधा रास्ता नजर आना शुरू हो जाता है तो फिर पता है कि उसमें खड्डे खाइयां हैं, और उस पर जाने के लिए सिरात मुस्तकीम पे चलना पड़ेगा। लेकिन सिरात मुस्तकीम पे चलते चलते कई दफा गिरना भी पड़ता है। तो कन्फ्यूशियस ने ठीक कहा था कि our greatest glory is not in never falling but in rising every time we fall। तो सराते मुस्तकीम पे चलते चलते कई दफा आप गिरेंगे, ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन अगर यकीन मजबूत है कि रास्ता यही सीधा है तो फिर आप उठेंगे भी, आप बढ़ेंगे भी, आप उसके ऊपर मूव भी करेंगे। और वंस यू हैव डन दैट फिर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, अब आगे चलो क्या करना है। निपटा लिया। बुद्धा के साथ क्या हुआ था? बुद्धा थक हार के बेचारा उठने का छोड़ो, तो अल्लाह मैंने कहा इतनी ट्रेनिंग की तुम्हारी, आप इतनी ट्रेनिंग के बाद तुम कहाँ जा रहे हो? वो सारा कुछ तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए किया था, समझाने के लिए किया था क्या करना है। आप मजबूत हो गए तो चलो आगे। तो उसने फिर क्या सिखाया था? उसने कोई वो सारा मेडिटेशन ही तो सारी मुझ करता रहा, या वो अपने आप को उसी में नहीं तो रखा ना, भूखा भी रहा, सारा कुछ किया, मुराकबे भी किए। फिर उसने कहा ना तो दुनिया में इतने घुस जाओ कि अपने अल्लाह को भूल जाओ, ना ही वहां निर्वाणा में चल जाओ कि तुम बाहर की दुनिया को भूल जाओ। बैलेंस कायम रखो। और अरस्तों ने भी यही कहा कि वाइस वर्च्यू इज बिटवीन टू वाइसेस, दो बदियों के दरमियान में वर्च्यू है। अल्लाह रसूल करीम ने भी कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार, कि बेहतरीन दुआ यही थी कि इस दुनिया में भी या अल्लाह मुझे रहमत फरज दे, अगली दुनिया में भी दे मुझे। बैलेंस तो कायम रखे ना उसमें जाके। और किसी पार्टिसिपेंट दोस्त को सवाल हो तो जी आप कोई सवाल करेंगे? आपके साथ कौन कौन है डॉक्टर नरगिस? मेरे पास ज्योतिया बैठी हैं और काशिफ है। अच्छा, काशिफ अलग भी लॉगिन है इसीलिए पूछ रहा है। वो इसलिए कि वो हमारा स्पीकर नहीं चल रहा ना, जो एक स्पीकर पे सब सुने, तो अच्छा उन्होंने अच्छा अलग से किया हुआ है। हाँ, अच्छा मैं अच्छा, और चलिए ज्योतिया मेरे फोन से कनेक्ट हो रहा है। तो हम चलिए ठीक स्पीकर है। कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे मगर वो हमसे कनेक्ट नहीं हुआ। स्पीकर पे पड़ा है मगर हमसे कनेक्ट अब नहीं हो रहा। लैपटॉप ले आती ना अपना। लैपटॉप मैं नहीं यूज करती ना, मेरे पास है ही नहीं लैपटॉप अभी। बच्चों तो को दे उसकी दिया था तो उन्होंने प्रोग्रामिंग वापस करेंगे ही नहीं नेक्स्ट की। टाइम, आप ले लें बस। अच्छा, ओके। प्रोग्रामिंग करेंगे।
ठीक अच्छा, है। और कोई सी बरीरा बैठी हैं, रूबी खलील हैं हमारे साथ, और मरियम है, आसिफ साहब हैं, शाहिद शाह हैं, फजीला है, समीरा है। तो ये सारे साथी हैं, कोई सवाल करें? इसकी बैटरी का प्रमाण करिए। सवाल तो नहीं है, जस्ट वांट टू से थैंक यू। इट्स बीन वेरी नॉलेजेबल और इंफॉर्मेशन मुझे बहुत अच्छी लगी है। आई एम गोना ट्राई टू डू दिस। मैंने आज से पहले ये कभी किया नहीं है, ये प्रोसेस जो है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग इट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ। बट इट्स वेरी गुड एंड आई रियली अप्रिशिएट खान साहब कि आपने इतना अच्छा बताया। मुझे जिसका बैकग्राउंड ये नहीं है, मुझे भी अच्छा समझ आ गया। तो आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो मैं इसमें जरा इससे जरा सीख के तो फिर आपसे सवाल ज्यादा कर सकते देखिए, एक बुनियादी बात यह है कि ये जिंदगी का सफर है। पहले तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि हम जानते नहीं हैं, हमें किन चीजों का नहीं पता। अब आपको समझ तो आई, फर्स्ट स्टेप तो हुआ ना कि वी नाउ नो व्हाट वी डू नॉट नो। एक सेकंड स्टेज के ऊपर हम लर्निंग की सेकंड स्टेज पे आ गए। अब बहुत सारी चीजें फ्रैंकली ऐसी हैं जो सिर्फ लर्निंग से या नोइंग से नहीं आती, उनको बीइंग का एक हिस्सा बनाना पड़ता है। और बीइंग का हिस्सा बनाने के लिए हम उस लर्निंग स्टेजेस में से गुजरते हैं जिनको हम हैबिट्स कहते हैं। अपनी अपनी हैबिट्स को डेवलप करते हैं, उन चीजों का अपना जिंदगी का एक पार्ट बनाने के लिए, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में जाने के लिए। तो ये ट्रेनिंग का भी एक हिस्सा है। मेरे ख्याल हमारे साथ ही बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रोग्राम्स किए हुए हैं, हर स्टेज के ऊपर उन्होंने डिफरेंट किस्म की चीजों को लर्न भी किया है। जैसे मैंने पैटर्न इंटरप्ट की बात आपसे की, जैसे मैंने एंकर कोलैप्सिंग की बात की, जैसे मैंने 6 स्टेप्स रिफ्रेमिंग की बात की। बहुत से लोग उसमें, सच्ची बात है, गुजर के आगे निकले हुए हैं। और अगर मैं आप आज से बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर साहब से पहले भी शेयर कर चुका हूँ, डॉक्टर साहब इकट्ठे ही थे हम सारे, उस सफर का एक हिस्सा थे। जब मैंने एनएलपी का प्रोग्राम कंडक्ट किया था, पहली बात तो ये थी कि जब मैंने उम्र को देखा था तो मैंने कहा वो दिन कैसा होगा जब मैं ऐसे ही खड़ा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूँ। और आखिर जिस दिन मैंने किया उससे पहले मैं बिल्कुल डिफरेंट नाजर था, फ्रैंकली। और जब मैंने प्रोग्राम कर लिया था तो मुझे पता था कि आई एम नॉट दैट नाजर, नो मोर दैट नाजर। इतना प्रोग्राम कर दिया था, और फिर वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा था कि इस स्टेज के ऊपर आगे आगे मूव ऑन करना है। अब चैलेंजेस हैं डिफरेंट, लेकिन क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। कंफ्यूजन होती है। देखें, जो क्लैरिटी है वो आपका मास्टरी है, मास्टरी ऑफ सेल्फ वाली बात है। और आप अगर अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करते हैं, जिसको हम सब्र कहते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है। और आपकी कामनेस जो है वो आपकी पावर है। ये लाओजू ने कहा हुआ है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंट स्टेजेस है, और हर साइड के ऊपर एक डिफरेंट स्टेजेस है। उसमें आप अल्लाह ताला क्या किस तरह की आपको हालात में गुजारता है। बहुत सारी देखिए फैक्ट्री ऐसी हैं कि वो आपको खुद ही तलाश करना पड़ती है। आपकी फेट है, आपकी डेस्टिनेशन। फेट आपकी ये है कि आपके अपने बस में है, लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो तो आपके अपने पास में है कि आप अपने चॉइसेस कैसे लेते हैं। और बेस्ड ऑन दो चॉइसेस आपको जो है वो आपकी डेस्टिनी फॉर्मेशन होती है। डेफिनेटली। और मुझे लगता है जो बंदा सो जो मल्टी ये टास्किंग करता है उसके सूरत लिए ये होती है। चीज मैस्टरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे बंदे के लिए। क्योंकि मल्टीटास्क करने वाला बंदा 10 चीजें एक बार में सोच रहा होता है और 10 नहीं, चीजें एक मुश्किल तो बार हर में चीज कर रहा होता है। है। नहीं वो, अब वही मैं सोच रही हूँ कि इसको मैस्टर मुश्किल करना, कि फोकस करना कि एक चीज के ऊपर, कि मैंने इस चीज को करना है मैस्टर। आई हैव टू लर्न दिस और अनलर्न दिस। वो चीज जो है ना, वो आप जिस तरह कह रहे हैं कि इसको मास्टर करना पड़ता है इंसान को, और वो चॉइस रखनी पड़ती है, ये आपको फोकस करना पड़ता है कि मैंने ये चीज करनी। ये दैट विल देखना, बिकम यही तो मैं डिफिकल्ट कह रही फॉर हूँ। अ मल्टीटास्किंग पर्सन। जी। मैं यही तो कह रहा हूँ, सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है, नो बाई सेल्फ का होना बहुत जरूरी है। वरना तो अगर आदमी उस पावर साइकिल में ही घुसा रहेगा, तो मैं तो कहा था कि 4 सदियों के बाद चर्च ने ये जाना है कि दुनिया गोल है, जमीन गोल है। वरना तो पहले ही जान चुके होते अगर साइंस को समझना चाहते। तो आज की हमारे पाकिस्तान की सियासतों में देख ले क्या कुछ हो रहा है, कि वो फ्रैंकली सच की तलाश में है नहीं है।
वो एक मतलब क्या आप कह सकते हैं, पावर स्ट्रगल है लाइफ की उसमें, और वो भी जेन्युइन नहीं है, वो भी किसी खास मकसद के लिए नहीं है। तो ये लाइफ की यही तो आपके चैलेंजेस हैं। इन्हीं चैलेंजेस में तो गुजरना पड़ता है। जिन उस्तादों से हमने सीखा था, पता लगा आज वो भी भटके फिर रहे हैं, सच्ची बात है आपको बताऊं। तो अल्लाह ताला के साथ हाँ, जब आप इस साइड पे होते हैं तो फिर आपको इम्तहानों से भी गुजरना पड़ता है। वो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। आई डोंट से कि वो इम्तहान पे होता है, वो आपकी आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। आप किसी भी अंबिया अलैहिस्सलाम की मिसालों को उठा के देख लें, किसको कितनी आसानी से सारा कुछ मिल गया होगा। नहीं, सबको इम्तहानों से गुजरना पड़ा। और फिर ही उसके बाद जाके जो पता चला फिर उनको क्या करना पड़ा। हाँ, अंदर की जो आवाज आपकी कहती है, अगर वहां पे सच है मौजूद, तो फिर आप इत्मीनान करें, फिर अल्लाह ताला खुद ही करेगा। जब यकीन इतना मजबूत हो जाएगा तो फिर अल्लाह ताला खुद खुद ही मदद करता है। यकीन मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम, जहाद जिंदगानी में है या मर्दों की शमशीरें। तो यही तो शुजा कसरा होता है, इख्तलाफ होता है कि औरतों की तो क्यों नहीं है, मर्दों को ही क्यों जो दी है सारी शमशीरें। बहरहाल तो ये एक हिस्सा है, कम से कम एटलीस्ट एट द फर्स्ट लेवल, कि नाउ यू नो व्हाट यू डू नॉट नो। कम से कम उस लेवल के ऊपर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो बेहतर होनी चाहिए, एंड देन यू मूव ऑन टूवर्ड्स कि हम उसको कैसे लर्न कैसे करें, मजीद लर्न कैसे करें। और सच्ची बात है कि एनएलपी तो मुझे जर्मनी ने नहीं सिखाया था। बहुत थके हुए हारे हुए थे। शाहीन सरवाना साहब दोस्त है हमारे, हमने सिल्वर माइंड कंट्रोल इकट्ठे किया हुआ था। मैंने कहा यार थक गया। उसने कहा जी यार एनएलपी है, मैंने सुना भी नहीं हुआ था। तो मैंने कहा यार मेरे पास तो पैसे भी नहीं। उसने कहा चाय के पैसे मैंने दिए था, तो लाओ तो सही था। तो मस्जिद ये है कि वो एक स्टेज थी कि जब वहां पे पहुंचा हूँ तो बातें सुनी है, तो मैंने कहा ओ दिस इज रियली आई वांटेड, यही तो मैं चाहता था, तो मिल गया हूँ। अल्लाह का शुक्र है। आप ये कह रहे हो कि मैं सीधे रास्ते पे चल रहा हूँ, लेकिन आगे से गड़े खाए नजर नहीं आ रहे नजर, गिरता भी हूँ उसमें। लेकिन इस यकीन के साथ, आप अगर को वो हमारे अगेंस्ट को वेक्टर ऐसे काम कर रही, पावर फोर्सेस ऐसे करो, फैमिलीज भी है, मुआशरा भी है, आपकी वैल्यूज भी हैं, वो सारा कुछ ही है। लेकिन फिर ये यकीन मजबूत होता है कि नहीं, वो फव्विद अम्री इल्ला इल्ला बसीरुल बिल इबाद, तो उसके हवाले किया हुआ है। लेट गो एंड लेट गॉड। उसको पता है क्या कह रहा हूं, क्या मांग रहा हूं मैं, और वो देगा उसको बदल। हाँ, टाइमिंग की बात है कि टाइमिंग को उसको पता है ज्यादा बेहतर कि टाइमिंग कब आना है, किस वक्त होना है। और मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि मैं उसमें सब्र करूं, सेल्फ कंट्रोल करूं, इंतजार करूं उस चीज का। Amazing. Thank you very much. Maybe I needed to hear this. वेलकम जी, वेलकम। मेरे ख्याल में सबको समझ आ गई है काफी चीजें, और ये एक तरह का अल्लाह का शुक्र, रिव्यू अल्लाह का शुक्र है। तो अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में आसिफ साहब से मेडिटेशन का कह देंगे, एक शॉर्ट शुजा, मेडिटेशन। आप खुद भी कोई सवाल करें। नहीं, मेरे तो सारे सवाल में जवाब मिल गए। काफी क्लियरिटी अच्छा, इससे मिली है, क्योंकि हम लोग भी इसी ठीक है। तरह के चल, प्रोसेस से गुजरे हैं ना। ये सब सीखा, एनएलपी और सिल्वा, सब चीजें। तो फिर लर्निंग, बस ये इसमें इसमें जो की पॉइंट मुझे आज नजर आई कि जो सेकंड स्टेज से लेकर थर्ड फोर्थ, फिर फोर्थ से वापस थर्ड सेकंड, तो ये जरूरी है जिंदगी में। चल इस तरह, मतलब आपकी ग्रोथ इस तरह ही होगी। सेकंड से फिर मूव ऑन करना है थर्ड और फोर्थ स्टेज पे। हाँ वही है ना, फिर फोर्थ से फिर थर्ड पे हाँ आके बिल्कुल। फिर सेकंड। नेगेटिविटी को, हाँ नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी पे लेके जाना बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काफी। है। समझ में तो आ गया, हाँ लेकिन फजील। लेकिन फिर भी मुझे तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है।
आपने तो सब कुछ ये किया हुआ है, आपने तो एनएलपी भी किया हुआ है। ये नहीं, ये फिर भी जी नासिर साहब जी बोले। मैंने कहा ये तब्दीली कोई इतनी आसान नहीं है। वही तो ये कह रही हूँ, तब्दीली आसान नहीं है जी, बिल्कुल आसान नहीं है, मुझे तो अब ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। चैलेंज, अब जी चैलेंज ये है कि आप चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, व्हाट्स द मीनिंग बिहाइंड दैट, आपका पर्पस क्या है, आपका मकसद क्या है। डॉक्टर साहब को याद है कि मैंने कहा था कि मैंने BMW की मैंने विश कर ली। एक स्टेज था कि जब गाड़ी की ख्वाहिश थी, गाड़ी तो आ गई, लेकिन वो BMW क्यों नहीं ख्वाहिश की। तो ख्वाहिशों मुझे तो जवाब मिल गए हैं। मैंने जब अल्लाह मियां से बहुत सी शिकायतें की तो उसने मुझे जवाब दे दिया। उसने कहा तुम्हारी जरूरतें सारी पूरी कर दी हैं मैंने, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना। और मुझे भी अंदाजा आज हो रहा है कि अगर वाकई ख्वाहिशें पूरी हुई होती तो आज शायद हम इतने सबमिशन में नहीं होते, अपनी जो खुदी वाली पोजीशन है उसमें नहीं होते, बल्कि अपनी अन्ना वाली पोजीशन में होते कि हम अपनी ईगो को लिए फिरते कि यार मैंने ये कर हाँ, लिया, मैंने वो कर लिया, क्या कर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ तो अपनी सबमिशन तो तब ही होती है ना कि तेरी रजा के साथ मैं राजी हूँ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हाँ और बिल्कुल। अगर हाँ, और हम देखें कर चुके हैं पहले, मैंने कहा था कि आपको रास्ते का पता होना चाहिए, आप जाना कहाँ चाहते हैं, 3 मिनट 6 मिनट की बात की है ना। जी तो अगर आपको बिल्कुल। आपका रास्ता क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको सिकंदर आजमी की कहानी सुना दी है, डेडिमस की कहानी सुना दी है, जोगी की। तो क्या जी था, दोनों क्या चाहते थे, ये हम आराम चाहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं कि हमें इत्मीनान हम्म, वाला नफ्स चाहिए। और जब आप नफ्स मुतमइन्ना की तरफ ख्वाहिश करते हैं और इरादा करते हैं और ऐसे ही अमल करते हैं और अल्लाह ताला आपको नफ्स मुतमइन्ना दे देता है, तो फिर अल्लाह ताला तो वादा किया हुआ है, या ये हाथ नफ्स मुतमइन्ना अर्जी अला रब्बी का रादे तुम रुदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, जाओ मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं मूव ऑन कर रहा हूं टुवर्ड्स नफ्स मुतमइन्ना, तो ग्रीड तो निकल जाएगी आपके जहन से, ख्वाहिशें तो निकल जाएंगी आपकी ग्रीड से, प्यार मोहब्बत तो आ जाएगा आपकी जिंदगी में। आप रास्ते में चलते हुए किसी हेल्प जिसको चाहिए होगी, किसी का हाथ पकड़ लेंगे, किसी को हेल्प आउट कर देंगे, किसी को आगे चल रहा है, पैदल चल रहा है, उसको गाड़ी में बिठा लेंगे। कोई आदमी जो है उसको हिम्मत, उसकी जरूरत है उसकी कोई, तो उसकी जरूरत को पूरा कर देंगे। तो ये तो एक हिस्सा है उस जिंदगी का, और पता नहीं वो कहाँ से दुआ किस वक्त कहाँ से आ जानी है। लेकिन ये यकीन होना चाहिए बहुत मजबूत, बहुत मजबूत यकीन होना चाहिए कि मेरे पीछे है एक फोर्स है, इस कुदरत है, और मुझे उसने इसी इम्तिहान में डाला हो। तो आसान थोड़ी था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा आग में छलांग लगा दो, तो फरिश्तों ने आके कहा जी कि हम जाके अल्लाह में से रिक्वेस्ट करें, तो अल्लाह ने कहा कि उनको पता ही है ना, अल्लाह को नहीं पता। वफ़व्विद अम्री इल्ला बिल्लाह बसीरुम बिल इबाद। तो जब आपका इतना यकीन मजबूत होगा तो खुदावंद ताला तो खुद आपकी सेफ्टी के लिए कर रहा होता है। तो जब शहीद होने वाले को अल्लाह ताला ने कह दिया कि वो शहीद नहीं मरे हुए, तो जो शहीद होने वाले उनको पता नहीं होता कि मैं तलवार लेके निकल रहा हूँ या लेके गोली लेके निकल रहा हूँ तो ये मुझे भी लग सकती है, पता ही होता है। लेकिन उस मजबूती की तरफ इंसान जाके अपनी जान को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होता है, उसके बगैर कैसे हो सकता है। चले, और कोई सवाल या बात हो तो फिर आप को कंक्लूड करें, अभी तकरीबन 7:45। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप लोगों की डॉक्टर मोहब्बत नरगिस, मिली। एक मरतबा फिर आप वोट ऑफ थैंक बल्कि मेडिटेशन कराएंगी क्या, आपको क्या प्रोग्राम है? जी डॉक्टर नरगिस, आज आप मेडिटेशन करवाइए। डॉक्टर नरगिस की मोबाइल वो सेट बंद है मेरे ख्याल में, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। जी अब आप बोलें। शाहिद साहब ने कोई मजे का सवाल नहीं किया आज, है शाहिद साहब अच्छा। मौजूद है? मैं क्या चले सुनने गए? में अच्छा समझने में जो है उसमें अच्छा कोशिश कर रहा था कि मैं चीज़ों को समझ लूं।
क्योंकि मैंने ऐसे इतने एनएलपी को कोर्सेज नहीं किए, लेकिन ये जो 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग है इनको समझने में बड़ा मजा आ रहा है। और फिर जाहिर है कि जब इनको एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि किस तरह से आपने भी सवाल किया था कि मुश्किलात होती हैं काफी जो है, तो लेकिन एक नई चीज आई है समझने में, इसलिए सवाल तो कोई नहीं, लेकिन मैं इसमें काफी नॉलेज में जो है इजाफा भी हुआ है। लेकिन ये फायदेमंद तभी होगी चीज जब इसको प्रैक्टिस में करेंगे, हम लाएंगे। देखिए, एक्सेलेंस में जीना है तो फिर एफर्ट तो लगेगी, सही। है ना। ऑर्डिनरी में कोई एफर्ट नहीं होती, एफर्ट तो होती है एक्सीलेंस में। चलें डॉक्टर साहब, ये आज आप आसिफ ने भी कह दिया, आप आज मेडिटेशन छोटी सी करवा दें, बल्कि पहले वोट ऑफ थैंक्स कर दे तो मैं इसको रिकॉर्डिंग को क्लोज कर दूं। अच्छा, आवाज मुझे नहीं आ रही है किसी की। अच्छा, नाजिर साहब शायद चले गए नहीं है हैं। अच्छा अच्छा, ओके। आज नादिर साहब हमारे साथ हैं, मेडिटेशन भी करेंगे। नाजिर साहब, मेरे यहाँ आप मेडिटेशन करा दें, क्योंकि ये मेरा तो कुछ माइक का मसला हो रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा ना, ये काम कर रहा है ना काम। आप उसमें से कराए ना, एनएलपी की इतनी अच्छी अच्छी मेडिटेशन है। चले एक काम करें, कोई मेडिटेशन ना हो, कोई टेक्निक करा दें, सुशी करा हाँ, दें। टेक्निक का, हाँ, अभी थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कर दें, कोई प्रोग्रामिंग कर दें हमारी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कर लेंगे। मैं तैयारी भी कर लूंगा अपनी। मुझे थोड़ा सा अभी, क्योंकि सर आपको अजान हमारी तैयारी की क्या जरूरत है, आप बस अभी करा दें वैसे कोई नमाज सुन रहा कि मैं अभी थोड़ा नमाज पढ़नी थी, तो मैं रुका प्रोग्रामिंग हुआ था करा कि दें। तो मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, आप जरा करवा दीजिएगा प्लीज। बस मेरे ख्याल में इसको Next इसको एंड करते हैं, हाँ फिर आसिफ साहब ही करा दें। एक्चुअली मेरा वो टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, मेरी साउंड नहीं सही आ रही। तो बार आज बार नहीं खराब करते, हो। चलें कोई बात नहीं। आसिफ साहब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करवा। नेक्स्ट टाइम कब, कोई वादा कर दे। मेडिटेशन करा दें, हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, मतलब कभी भी, नेक्स्ट वीक, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाँ, करवा देंगे आप बेशक सिर्फ कोई प्रोग्रामिंग के लिए हमें ज्वाइन कर। हाँ इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह चलो। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। आप सोच के रखिएगा, फिर आप शुजा से तो कनेक्टेड रहते हैं, इन जी कांटेक्ट जी रहते हैं, तो आप उनको बताइएगा कि आप क्या प्रोग्रामिंग हमारी करेंगे। जो आप करते थे ना वो सेंसई के प्रोग्राम्स में, बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स होती थी उसमें, जो हमारा 4 दिन का प्रोग्राम होता था। तो उसमें से कोई भी आप, जो हम सब का आपको बताइए, वही हम टेक्निक किस की तरह बात के है, लोग हैं यहाँ पर, सही। जो हमारे काम आएगी वो टेक्निक कोई आप हमारी प्रोग्रामिंग करवा दीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी कि आप इतनी दूर से आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं। टाइमिंग भी हमारी मुख्तलिफ है, हमारी मगरिब कज़ा होने वाली है, आपकी मगरिब शुरू होने वाली है। नहीं इनकी पहले होती है। इनकी पहले होती है ना। हाँ, वही मैं सोच वही रही हूँ कि वो हमारे लिए इतना डिले कर रहे थे कि ये कज़ा हो फारिग हो चुकी जाए होगी। तो जाए। हाँ, हमारी भी कज़ा हुई नहीं है, अभी काशिफ ने अभी अभी पढ़ी। चले चले, तो ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़िर साहब। ऑफिशियली हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से कि आप हमारे लिए इतना टाइम निकालते हैं। और इंशाल्लाह आइंदा हम, या तो आप यहाँ फिजिकली आके हमें सबसे रब्ता करें, हमें अपनी प्रेजेंस का भी जरा ऑनर दें, और अदरवाइज फिर जूम तो है ही है। तो आप फिर नेक्स्ट टाइम ये वादा रहा कि जल्द अज जल्द कोई आप टेक्निक ढूंढ के कोई फिर हमारी प्रोग्रामिंग जूम पे ही करा दीजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह चलो, ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। नमाज पढ़े तो हम सब के लिए दुआ करें, हम सब जो यहाँ पर इस वक्त जमा हैं, आपकी बात बिल्कुल। करें।